नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में आज प्रॉफिट टेकिंग का दिन कह सकते हैं। कल की तेजी के बाद आज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कमजोर संकेत, डाउ फ्यूचर से भी कमजोर संकेत और यूरोपियन मार्केट से भी कमजोर संकेत, जिसके आधार पर भारतीय बाजारों में एक तेज बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिली। मेजरली बैंक्स और एनबीएफसी स्पेस में, रियल स्टेट में या फिर मेटल स्पेस में आज तेज बिकवाली रही और मिड कैप स्मॉल कैप भी करीब 1% की गिरावट साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। जिन सेक्टर्स में खरीदारी रही उसमें एक, अगर आप टेलीकॉम को छोड़ दें तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जो कि आज तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। मोर सभी सेक्टर्स के अंदर आज के सत्र में बिकवाली देखने को मिली और मेजर फॉल जो था वो बैंकिंग या फिर रियल स्टेट जैसे स्पेस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा काफ़ी वॉलेटाइल दिन रहा भारतीय एयरटेल के लिए, जहां पर एक शुरुआत बेहतर, फिर अच्छी खबरें और उसके बाद फिर खबरों का क्लैरिफिकेशन और शेयर में ऊपरी स्तरों से बिकवाली देखने को मिली। लेकिन फिर भी हरे निशान में ही भारतीय एयरटेल बंद हुआ, एक अच्छा मूव वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट, आइशर में खरीदारी या फिर मारुति जो कि नंबर से पहले आज चलता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल ऑटो को कुछ हद तक सपोर्ट यहाँ से आ रहा था, लेकिन बाकी जो मार्केट्स में प्रेशर रहा वो रहा मेटल की स्पेस की साइड से, रियल स्टेट स्पेस की साइड से या फिर कुछ हद तक बैंक्स और एनबीएफसी स्पेस की साइड से। मिड कैप स्मॉल कैप के लिए एक और ऐसा सत्र, जबकि आज के सत्र में बिकवाली देखने को मिली। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल, एयरटेल शुड बी होल्ड और सोल्ड आउट। अनुमान भी था सुरेंद्र जी की आज सबसे ज़्यादा सवाल हमें भारतीय एयरटेल के ऊपर ही मिलने हैं। अभी यतिन से कुछ देर पहले बात भी कर रहा था इस बारे में। खैर, भारतीय एयरटेल के केस में न्यूज़ फ्लो अलग अपनी जगह है, लेकिन जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है वो अभी भी 725 तक के टारगेट देख रहे हैं, जो कि नए टारगेट्स आए हैं, और 710, 690, 680। तो अगर आपका नज़रिया ठीक ठाक है, आप समय दे सकते हैं तो आप ज़रूर बने रहिए, लेकिन अगर आपका नज़रिया छोटा है तो आप उसके हिसाब से रणनीति को प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल है BHEL के लिए लॉन्ग टर्म 2960 पर 350 क्वान्टिटी। स्वप्निल जी का सवाल है। स्वप्निल जी, BHEL जैसे स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म क्यों अपना पोजीशन लेना चाह रहे हैं? मतलब आप अगर डिविडेंड प्ले आउट के लिए जाना चाहते हैं तो नाल्को, NMDC ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे। IOC एक अच्छा ऑप्शन है, वहाँ आप देख सकते हैं। BHEL में वैल्यू बहुत है, एसेट बहुत है, लेकिन मार्केट अभी इतना ज़्यादा इसको वैल्यू दे नहीं रहा है, तो चल भी सकता है, नहीं भी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे अवॉइड करें। मीडियम टर्म के लिए एटलीस्ट आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, HDFC लिमिटेड क्या खरीदारी की जाती है? दीपक जी का सवाल है। दीपक जी, HDFC लिमिटेड ज़रूर खरीदारी की जा सकती है, किसी फॉल में मिले आप खरीदारी कर सकते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर ये ओन करता है रियल स्टेट फाइनेंसिंग के अंदर, तो दिग्गज कंपनी है। निफ्टी का एक बड़ा भारी स्टॉक है, भरकम स्टॉक है, और अच्छे मैनेजमेंट इसको रन करते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी के साथ। आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, नया निवेश भी कर सकते हैं। इसके अलावा विशाल शेयर्स के बारे में बताइए। अगर आप श्रीकांत जी पूछना चाह रहे हैं विशाल फैब्रिक्स के बारे में, तो बहुत चर्चित स्टॉक है, हाल में काफ़ी मैसेजेस भी इसको लेकर आए थे। नहीं सही कंपनी है, एटलीस्ट आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बोनस की खबरें हैं इसमें, जो आया भी है रिसेंटली, नंबर्स भी है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में शेयर रहा है जो ऑपरेटर पंटर ग्रुप्स हैं उनके अंदर। अवॉइड कर सकते हैं ऐसे स्टॉक्स को, और आप किसी अच्छे स्टॉक में आप निवेश करें, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। साथ ही साथ TCS व्यू ऑन बायबैक। अर्पण शाह साहब, आप बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या फिर आपने ले रखा है, आप लेना चाह रहे हैं? किस तरह की रणनीति क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप बायबैक में टेंडर करना चाह रहे हैं तो आपकी खरीदारी पर डिपेंड करता है किस भाव पे आपकी खरीदारी है। दूसरा, आप नया खरीद के बायबैक में टेंडर करना चाहते हैं तो इससे बेटर तो विप्रो का रेशियो है, आप इस समय उसको देख सकते हैं। तीसरा, अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं बायबैक के बाद, तो हो सकता है बायबैक के बाद थोड़ा हैंगओवर उतरे तो भी आप निवेश कर सकते हैं। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबी अवधि के लिए भी ठीक है, और नंबर्स के बाद तो वैसे ही ब्रोकर्स का अपग्रेड आया, तो आप यहाँ पर निवेश करके चल सकते हैं TCS में, ना केवल 1 दिन 2 दिन के लिए, मध्यम अवधि के लिए, बल्कि लंबी अवधि के लिहाज से भी आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा DMart पे अमित पटेल साहब का सवाल है। पटेल साहब, आज अच्छी तेज़ी थी, 2-2.5% के आसपास का मूव DMart में देखने को भी मिला, लेकिन वही सेम चीज़ की अगर मीडियम टर्म का टाइम फ्रेम है तो ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जिनको मार्केट अवेट करेगा, और उसके हिसाब से ही यहाँ पर रणनीति बनानी होगी, तो आप उसे एटलीस्ट देखिए और उसके बाद ही अपनी कॉल लीजिएगा। यस बैंक 35 रुपये पे 500 शेयर है। अरिंदम दास का सवाल है। दास साहब, कोई चॉइस है नहीं शायद आपके पास, क्योंकि आपकी खरीदारी जिस भाव पे वहाँ से लॉक इन होना चाहिए,
लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम दे सकते हैं तो आपको बने ही रहना पड़ेगा, कोई चॉइस है नहीं। बेटर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उन पे दाव लगा सकते हैं। यस बैंक को एटलीस्ट आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा संजय कुमार जी का एक सवाल है, आईटीसी को लेकर 400 शेयर 167 रुपये के दाम पर खरीदारी है। आईटीसी के केस में तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपका बहुत ही लंबा टाइम फ्रेम है तो ही आप इसमें रुकें, क्योंकि बहुत स्लो मूवर स्टॉक है। बहुत ज़्यादा करेक्ट ऊपरी स्तरों से हो भी चुका है, लेकिन फिर भी ब्रोकर हाउसेस के जो टारगेट्स है वो 220-230 रुपये के ही हैं, इंटैक्ट टारगेट्स हैं। फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी के, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा नज़रिया आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसके अंदर कुछ पैसा बना पाएंगे। अभी फिलहाल डिविडेंड यील्ड 10 रुपये के हिसाब से आप लगा लीजिए करीब 8% के आसपास है, तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं स्टॉक में। लेकिन नज़रिया अगर बहुत लंबी अवधि का है तभी आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिएगा, एल्स आपको उसके अकॉर्डिंग ही कॉल लेनी होगी। मदरसन सुमी 2 से 3 साल के लिए, मित्तल साहब बहुत ज़्यादा डेट है इस कंपनी के ऊपर, अगर आपने गौर फरमाया हो तो बहुत ज़्यादा चला हुआ स्टॉक है ये। आप वैल्यूएशन साइड को देखिए, आपको ये भाव को मत देखिए, करीब 150 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये भाव दिख रहा होगा, वो मत देखिए। लेकिन अगर आप वैल्यू वाला पार्ट देखेंगे तो ये शेयर बहुत ज़्यादा चला है। इनफैक्ट ऑटो और ऑटो एंसिलरी में हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा चलने वाला स्टॉक है ये। तो आप उस हिसाब से इसे देखिए, धंधे की ग्रोथ को देखिए और उसके बाद वैल्यू को देखिए, फिर आप इसमें इन्वेस्ट करिएगा इतने लंबे टाइम के लिए। बेटर है, अगर इससे बेटर तो आप बॉश को देख सकते हैं, थोड़ा दाम में बड़ा शेयर है लेकिन पूरे वर्ल्ड में लिस्टेड ही खाली इंडिया में है। तो आप इस तरह की कंपनी को देखिए अगर आप ऑटो एंसिलरी के साथ ही जाना चाहते हैं, कैश रिच, डेट फ्री या लो डेट वाली कंपनीज़ को। मदरसन की डेट ज़्यादा, प्लेज भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद प्लेज है या नहीं, इसमें मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन हाँ डेट है, दूसरा वैल्यूएशन बहुत महंगा है, और तो इसलिए थोड़ा सा ये ट्रेडिंग के नज़रिए के लिए तो ठीक ठाक स्टॉक है, अच्छा स्विंग दिखाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं आप इसे। मयूर हिरपुरकर साहब का सवाल है डॉक्टर रेड्डीज़ पे, अगर आपने ले रखा है तो आप नज़रिए पे डिपेंड करता है। आज तो एक झटका दिया इसने, नंबर्स के बाद 2.5-3% टूटा है। इनिशियल जो कट आ रहे हैं, फर्स्ट कट जो आ रहे हैं नंबर्स के बाद, वो यही कह रहे हैं कि नंबर्स अच्छे हैं, अनुमान से बेहतर हैं। आज इनफैक्ट ईडलवाइस एक फर्स्ट कट में देख भी रहा था, उनके हिसाब से नंबर्स अनुमान से फार बेटर हैं। लेकिन अब कल ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी शायद ऊपर की साइड पे ही आए, तो उस हिसाब से आप देखें तो ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप छोटी अवधि के हिसाब से देख रहे हैं, आपने लॉट्स में ले रखा है, तो कुछ कहना मुश्किल है कि होता स्विंग थोड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा। लंबी अवधि के लिहाज से आप सही पोजीशन में है, सही शेयर में आप बने रह सकते हैं। अच्छा जी, SBI 6 महीने का टारगेट ब्रजेंद्र जी पूछ रहे हैं, और SBI पे ही अनिल जी का भी सवाल है। अनिल जी बहुत मुश्किल से धीरे धीरे सड़क के 204-205 तक पहुंचा था, वहां से वापस अब वाइप आउट हो गया। और बड़ी चीज़ ये है कि मुश्किल से चलता और एक तारीख से, मतलब सीढ़ी से जाता है, लिफ्ट से नीचे आता है वाला हाल है इसका। तो बेटर यही है, तो कंपनी में बुराई नहीं, बैंक पे बुराई नहीं, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, फंडामेंटल में कोई चैलेंज नहीं है। वैल्यूएशन वाइज भी देखिए, आज ही इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था कि SBI लाइफ में इनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़, SBI कार्ड में इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़, साथ ही साथ यस बैंक में इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़, और बाकी नॉन लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़ के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी का जो कारोबार है वो ऑलमोस्ट फ्री है। लेकिन फिर भी बाज़ार अभी डिस्कवर नहीं कर रहा है, क्योंकि PSUs और PSU बैंक्स की इतनी वैल्यू है नहीं, तो थोड़ा मीडियम टर्म में प्रेशर रहेगा। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आप बहुत बड़ी पोजीशन नहीं होल्ड कर सकते, लेकिन आप होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। IGL, टाटा केमिकल, एयरटेल। सुबिन जी, इतने सारे सवाल तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं IGL से शुरुआत करता हूँ। 380 रुपये पे आपकी खरीदारी है, IGL में आप बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर्स ठीक है, आने का अनुमान है। और दूसरा फंडामेंटल तो ऑब्वियसली बात है, अच्छे हैं ही, देश की सबसे वन ऑफ द प्रोमिनेंट CNG सप्लायर हैं, और NCR दिल्ली में इनका सबसे बड़ा कामकाज है। पॉल्यूशन किस तरह आपको दिख ही रहे होंगे दिल्ली NCR में, तो साइड आप लगा ही सकते हैं किस तरह का हाल होता है वहाँ पर। बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर्स अच्छे आएंगे, तो नंबर्स के लिहाज से भी अब किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है ये क्रूशल रहेगा। अच्छा, इन्फोसिस 1133 रुपये पे 1000। भावेश जोशी साहब, जिस क्वांटिटी में आपने शेयर लिए हैं, देख के तो लग रहा है आप छोटी अवधि या मीडियम टर्म के लिए हैं, तो आपके लिए थोड़ा प्रेशर ज़रूर स्टॉक में देखने को मिल सकता है मीडियम टर्म में। लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया रख सकते हैं इतनी बड़ी पोजीशन के साथ, तो दिक्कत नहीं है। देश की ये चौथी सबसे बड़ी कंपनी है आई गेस, या 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन IT के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, और नंबर ठीक ठाक कंपनी ने पोस्ट किए थे। ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट भी बड़े हैं, 1300-1400 तक के टारगेट्स भी आ रहे थे, तो आप बने रहें। थोड़ा नीचे की तरफ मिले तो, कितनी बड़ी पोजीशन है आप पता नहीं, आप दोबारा एवरेज कर पाए ना कर पाए, लेकिन ठीक है,
आप एटलीस्ट अभी तो टाइम दे सकते हैं लंबी अवधि के लिए। छोटी अवधि के लिए कहना मुश्किल है कि बहुत बड़ा चला हुआ शेयर है, ऑल टाइम हाई से ईज आउट हो रहा है, तो थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है एक लंबे समय तक एक ही दायरे में। तो इस लिहाज से आप अपनी रणनीति को डिसाइड करें। आरती ड्रग सिंह साहब, ये सवाल इनफैक्ट मैं कुछ ब्रोकर ग्रुप में भी अपने बात कर रहा था। 1200, 1142, 62 ऐसा कुछ नाम लेवल था, शायद 1062 लेवल था 2 अक्टूबर को, नहीं 6 अक्टूबर को, और आज शायद 20 दिन के अंदर ही ये स्टॉक वहाँ से हाफ हो चुका है। तो करेक्शन तो बहुत स्टीप देखने को मिला नंबर्स के बाद। ऑब्वियस ही बात है, चला भी उस हिसाब से था, तो उसके बाद अब करेक्ट हो भी रहा है। आपने जहाँ पे खरीदारी की है, आपकी खरीदारी का भाव मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपने ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है तो अभी तो थोड़ा सा रहेगा, एक रेंज में ही है, थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सबसाइड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रणनीति बना कर चल सकते हैं। चलिए अब एक आखिरी और सवाल लेते हैं, वो है विप्रो को लेकर। सर विप्रो में अगर बायबैक में पार्टिसिपेट करना है तो ठीक लेवल है। अब प्रीमियम करीब 16, 16.5, 17% के आसपास आ चुका है बायबैक के प्राइस का। तो आप अगर बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ठीक ठाक तरीका है, लेकिन अदरवाइज नया निवेश एटलीस्ट आप अभी नहीं कर सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ अब मार्केट से पंचनामा को ही समेटते हैं। आप जिनके साथ बातचीत हुई उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनसे बातचीत नहीं कर पाए उनसे हम माफ़ी चाहेंगे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।